नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत की, कर्नाटक में लगे दिग्गजों के जमावड़े की, बात करेंगे नीतीश के समर्थन में आई ममता बनर्जी की, साथ ही जानेंगे क्यों सवालों में है पीएम केयर फंड, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी क्षेत्रीय दलों को मिले बेशुमार चंदे की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, बोले केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर जीएसटी का स्ट्रक्चर बदल देंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर वार, बोले केंद्र को राजस्थान की तर्ज पर 500 रुपए में देना चाहिए घरेलू सिलेंडर, सरकार कर रही है गरीबों पर वार। आज मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे पीएम मोदी, पंचायत राज दिवस कार्यक्रम में किया शिरकत, बोले गाँव के लोगों को बांटकर पार्टियों ने अपनी दुकानें चलाई। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 401 अंकों की तेजी के साथ 60,056 पर हुआ बंद, निफ्टी 119 अंकों की उछाल के साथ 17,743 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब फिलहाल उन्हें पेशी के लिए बिहार नहीं आना पड़ेगा। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें मोदी सरनेम केस में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया था। राहुल गांधी की ओर से पटना हाईकोर्ट में इसके लिए छूट की अपील की गई थी। पटना हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए 15 मई की तारीख दी है। दरअसल 12 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल को पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। कोर्ट में राहुल गांधी की सशरीर मौजूदगी नहीं होने पर उनके वकील ने कोर्ट से उन्हें पेश नहीं होने की छूट देने की मांग की थी। वहीं उन पर मोदी सरनेम को लेकर केस करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के वकील एसडी संजय ने विशेष न्यायाधीश से राहुल की जमानत कैंसिल करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट से अपील है कि राहुल गांधी की जमानत को रद्द करके उन्हें अदालत में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी का वारंट का आदेश जारी किया जाए। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख पर सुनवाई की बात कही। इसके बाद राहुल गांधी ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने राहुल को अंतरिम जमानत देते हुए बड़ी राहत दी है। अब इस मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। आपको बता दें, ये मामला भी मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी से ही जुड़ा है। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने 2019 में केस किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं, मेरा सरनेम मोदी ही है। इस बयान से मोदी सरनेम वाले लोग काफी आहत हुए थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी को मिली इस राहत से सुशील मोदी को मुंह की खानी पड़ी है, तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव प्रचार से बीजेपी को भी मुंह की खानी पड़ सकती है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है और 13 मई को नतीजे घोषित होंगे। राज्य की जनता को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता रोड शो, रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी सहित अमित शाह ने भी जमकर चुनावी तीर छोड़े। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक का सियासी तापमान इस वक्त उफान पर है। सभी दल चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो कर्नाटक में ही डेरा डाल लिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी एक हफ्ते में दूसरी बार राज्य के दौरे पर हैं। रविवार को हुबली में समाज सुधारक बसवन्ना की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इसके बाद संगमनाथ मंदिर और एक्या लिंग मंदिर में पूजा की। इससे पहले कांग्रेस नेता 16 अप्रैल को जय भारत कार्यक्रम में शामिल होने कर्नाटक गए थे। यहां कोलार में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल ने कहा था कि सवाल पूछने पर मेरी सांसदी छीन ली, लेकिन मैं अब भी पूछ रहा हूं कि पीएम मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है। आज राहुल गांधी ने बेलगावी के रामदुर्ग में गन्ना किसानों से बातचीत की। इसके बाद गडग में युवा संवाद में भी हिस्सा लिया। साथ ही हंगल में एक जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिकमंगलुरु में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर वार किया। तो वहीं राहुल गांधी के निशाने पर भी बीजेपी रही। कल प्रियंका गांधी भी मैसूर पहुंच रही हैं, जहां वो जनसभा और रोड शो करने वाली हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक के दौरे पर है। आज अमित शाह ने चामुंडी हिल्स पर प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी देवी के दर्शन और पूजा की, साथ ही एक रोड शो में हिस्सा लिया।
सभा को भी संबोधित किया। अमित शाह रविवार रात ही बेंगलुरु पहुंचे थे। अमित शाह ने रविवार को भी रोड शो किया था और बीजेपी के लिए वोट मांगे थे। तो वहीं जेपी नड्डा भी कर्नाटक में जमकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इस बार भी राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कर्नाटक में सभी दलों के दिग्गज मैदान में हैं। अब देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। इधर नीतीश कुमार भी विपक्ष को एकजुट करने के लिए मैदान में डटे हैं। 2024 से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के मकसद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात की। उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस मुलाकात से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। तो वहीं बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी कयासों का बाजार गर्म है। तो कैसे बीजेपी आई बैकफुट पर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कोलकाता में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। राज्य सचिवालय नबन्ना में दीदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे बीच काफी अच्छी बातचीत रही है। अब हम भविष्य में अन्य पार्टियों को साथ मिलाकर बातचीत करेंगे। तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हम सब साथ हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। देश की जनता भाजपा के खिलाफ लड़ेगी। विकास के बारे में नीतीश जी से बात हुई है, राजनीति पर भी चर्चा हुई है। मैंने नीतीश कुमार से बस एक ही निवेदन किया है कि जिस जयप्रकाश जी का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, अगर हम वहीं पर सर्वदलीय बैठक करते हैं तो हम तय कर सकते हैं कि हमें आगे कहां जाना है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के दौरान बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। दीदी से मुलाकात के बाद तीनों नेता लखनऊ के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से विपक्षी एकजुटता पर विस्तार से चर्चा की। अभी हाल ही में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक की थी। इसके बाद नीतीश दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब क्या नीति बनती है, नीतीश कुमार की आज की बैठक से काफी कुछ साफ होने का अनुमान है। तो वहीं इन मुलाकातों से बीजेपी में खलबली मच गई है। पीएम मोदी के खिलाफ लामबंद होते विपक्ष से बीजेपी का बैकफुट पर जाना तय है। ममता नीतीश की ये मुलाकात अब क्या रंग लाती है, ये तो वक्त बताएगा। तो वहीं पहलवानों की एकजुटता भी रंग लाती नजर आ रही है। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पहलवान बेटियों की आंखों से बहते आंसू बीजेपी को मुश्किल में डाल सकते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज दूसरा दिन है। पहलवानों ने रविवार को पूरी रात जंतर मंतर के फुटपाथ पर गुजारी। देर रात विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने लोगों से समर्थन के लिए जंतर मंतर पहुंचने की अपील की। इसके बाद पहलवानों के परिजन भी उनके समर्थन में आ गए। इस बीच बजरंग पुनिया ने कहा कि इस मंच पर सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है। उधर इस मामले में दिल्ली पुलिस भी एक्टिव हो गई है और दिल्ली पुलिस ने सांसद ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और केंद्रीय खेल मंत्रालय की बनाई दोनों जांच समितियों की रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही अब धरने पर बैठे पहलवान अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। वहीं खिलाड़ियों के समर्थन में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी आ गए हैं। उन्होंने पूछा कि सरकार किस मुंह से बेटी बचाओ का नारा देती है। देश की बेटियां पिछले 3 महीने से इंसाफ के लिए भटक रही हैं। देश के भविष्य से खिलवाड़ सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस पर आरोप लग रहे हैं वो बीजेपी सांसद हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पहलवान के प्रदर्शन को अपना समर्थन देकर कहा कि मैं पहलवानों के साथ हूं और खुद उनके धरने पर जाऊंगा। कुश्ती खिलाड़ियों ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। जिस तरह खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं उनके साथ जाती हुई है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। खिलाड़ियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं, देश का नाम रोशन किया है, उन्हें भी न्याय नहीं मिल रहा है। खिलाड़ियों की मांगों पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। कमेटी गठित किए जाने के बाद भी ठीक से जाँच नहीं की गयी। आपको बता दें कि 18 जनवरी को रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। इस दौरान विनेश फोगाट ने रोते हुए आरोप लगाया था कि फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं, जिसके बाद से ये मामला खबरों में छा गया था। इसके बाद कल अचानक विनेश फोगाट ने कहा कि 3 महीने पहले हमने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, 4 हफ्ते का समय मांगा था। 3 महीने हो गए हमें इंतजार करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। अब एक बार फिर पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। बेटियों के साथ कब होगा इंसाफ, अब ये पूरा देश पूछ रहा है। तो वहीं अतीक अशरफ मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई गई है। कानून व्यवस्था को लेकर अब यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है। तो कब होगी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई, देखते हैं ये रिपोर्ट।
क्या योगी सरकार ने करवाया अतीक और अशरफ का अंत? क्या जान जाने के मामले में है योगी सरकार का हाथ? जिस तरह से बाहुबली की जान गई उसके बाद से बीजेपी सरकार कटघरे में है। विपक्षी दल यही सवाल उठाकर अतीक के अंत को लेकर कानून व्यवस्था को बेकार बता रहे हैं। वहीं अब इन सवालों की गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई देने वाली है, क्योंकि यह मसला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। कोर्ट में इस केस की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग गठित करने की मांग की गई है, जिस पर कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करने को राजी हुई है। दरअसल वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने यूपी में 2017 के बाद से अब तक हुए 183 मुठभेड़ों की जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि पुलिस के ऐसे एक्शन लोकतंत्र को संकट में डाल रहे हैं। इससे राज्य में पुलिस की सत्ता कायम हो जाएगी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को ही अंतिम फैसला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी अपराधी को सजा देने की शक्ति तो न्यायपालिका के पास ही होनी चाहिए। विशाल तिवारी ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच के सामने फौरन सुनवाई के लिए अर्जी पेश की। उन्होंने कहा कि इस मामले के लिए वो पिछले सोमवार को ही कोर्ट आए थे, मगर सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर CJI ने कहा कि कोरोना संक्रमण और अन्य समस्याओं के कारण 5 जज मौजूद नहीं हैं, इसीलिए कुछ मामलों की लिस्टिंग नहीं हो पाई है। हम इसे शुक्रवार को सुनवाई के लिए लेने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि 28 अप्रैल को इस मामले में क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अतीक अशरफ मामले से बीजेपी सरकार की मुश्किलों में इजाफा होना तय है, तो वहीं PM केयर फंड ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। देश में जब कोरोना ने दस्तक दी तो PM मोदी ने देशवासियों से इस समस्या से लड़ने में अपना योगदान देने का आह्वान किया, लोगों से बढ़ चढ़कर मदद करने को कहा और इसके लिए PM केयर फंड बनाया गया। सवाल उसी समय उठे थे कि आखिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के होते हुए PM केयर फंड क्यों बनाया गया। इसे लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे ये सवाल और भी गंभीर होता जा रहा है। मार्च 2020 में अपनी स्थापना के बाद से ही PM केयर फंड विवादों में है। प्रधानमंत्री इस फंड के चेयरमैन हैं और जबकि इसके ट्रस्ट में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि PM केयर फंड को भारत सरकार नियंत्रित नहीं करती। इस ट्रस्ट को सरकार से धन नहीं मिलता। PM केयर फंड पूरी तरह से निजी ट्रस्ट है। दरअसल कोर्ट में याचिका लगाकर PM केयर फंड को मिले दान और खर्चे की जानकारी मांगी गई थी। जवाब में सरकार की ओर से इसे निजी संस्थान बता दिया। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों पर नजर रखने वाली फर्म PrimeInfobase.com ने जो जानकारी जुटाई है उससे साफ हुआ है कि PM केयर फंड को सरकारी कंपनियों ने जमकर दान दिया है। इसमें दान देने वाले अधिकांश कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की थी। ऐसी कंपनियां जो सरकार के नियंत्रण में हैं, उन्होंने PM केयर फंड में जमकर चंदा दिया। सरकारी और निजी कंपनियों ने 4,910 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान PM केयर फंड में दिया है, जिसमें सरकारी कंपनियों का योगदान 59.3% यानी 2,913 करोड़ से ज्यादा का रहा। टॉप 5 दानदाता सरकारी कंपनियों में ONGC 370, NTPC 330, पावर ग्रिड 275, इंडियन ऑयल 265, पावर फाइनेंस 222.4 शामिल है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एक निजी चैरिटेबल ट्रस्ट में सरकारी कंपनियों ने दान क्यों दिया। और बुलेटिन के आखिर में बात क्षेत्रीय दलों को मिले चंदे की। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में बीजेपी हमेशा टॉप पर रहती है। सबसे ज्यादा चंदा भी उसे मिलता है, लेकिन बात क्षेत्रीय पार्टियों की करें तो इन्हें राष्ट्रीय पार्टियों की तुलना में बेहद कम चंदा मिलता है। ADR ने क्षेत्रीय दलों के चंदे को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, तो किस पार्टी को मिला सबसे ज्यादा चंदा, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजनीतिक दल अपने खर्चे चंदे के सहारे चलाते हैं। इस समय देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। चुनाव में अब 300 दिनों का ही समय बचा है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आधा दर्जन राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कौन सी क्षेत्रीय पार्टियों को कितना चंदा मिला है, इसका खुलासा ADR की रिपोर्ट में हुआ है। ADR की एक रिपोर्ट के अनुसार 26 क्षेत्रीय दलों को वर्ष 2021-22 के दौरान 189,801 करोड़ रुपए के 5,000 चंदे मिले हैं। इसमें 20,000 रुपए से ज्यादा और कम दोनों तरह के चंदे शामिल हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए AIADMK, बीजू जनता दल, NDBP, SDF, AIFB, PMK और JKNC ने शून्य चंदा मिलने की घोषणा की है। सबसे ज्यादा चंदा TRS को मिला है। पार्टी को 14 चंदों में 40,090 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके आम आदमी पार्टी का स्थान है, जिसमें 2,619 चंदों से 38,243 करोड़ रुपए मिलने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे चुका है। चंदा पाने वालों में JDU को 33,257 करोड़ रुपए मिले हैं, जो सभी क्षेत्रीय दलों में
तीसरी सार्वजनिक राशि है। सपा और वाईएसआर कांग्रेस ने चंदों से 29,795 करोड़ रुपए और 20,001 करोड़ रुपए मिलने की घोषणा की है। क्षेत्रीय दलों को मिले कुल चंदे का करीब 85.46% यानी 1,062 करोड़ रुपए केवल शीर्ष 5 क्षेत्रीय दलों को मिला है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को 20,000 रुपए से अधिक के कुल दान का लगभग 4.78% या 1,888 करोड़ रुपए विदेश से प्राप्त हुए हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।